गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, माई सेल्फ सुधीर सर, आई एम फ्रॉम डीएससी डीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मेरे बच्चों, जो एमएमई 3 यानी कि एडवांस एमएमई का जो हमारा कोर्स चल रहा है, आज मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चैप्टर है मेरा 18, 18.1, 18.2, 18.4 मैं फिनिश कर चुका हूं आपके सामने। आज हम स्टार्ट करेंगे 18.5। क्या कह रहा है? मोर जर्नल लैग्रांजियन प्रॉब्लम। पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था कि जब हम किसी टू वेरिएबल या मल्टीपल वेरिएबल्स यानी कि बहुत सारे वेरिएबल्स के फंक्शंस को कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट, तो एक लैग्रांजियन फंक्शन बनता है जो कि फंक्शन यानी कि जिसको हमें ऑप्टिमाइज करना है और कंस्ट्रेंट को मिला के एक नया फंक्शन बनाते हैं लैग्रांज, जिसको हम अनकंस्ट्रेंड फंक्शन भी कहते हैं। तो टेक्निकली हम किसी कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं जब हम ये कहते हैं कि चलो लैग्रांजियन प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो लैग्रांजियन कैसे बना था वो पिछली क्लास में हमने बनाया था। अब आज की क्लास में क्या है, मोर जनरल सिनेरियो है। मोर जनरल सिनेरियो दो तरीके से हो सकता है कि आपका फंक्शन एक ही रहेगा जिसको ऑप्टिमाइज करना है, लेकिन अब वो फंक्शन दो वेरिएबल का नहीं है, वो n वेरिएबल्स का है। अब पॉइंट ये भी होता है कि जितने वेरिएबल्स का आपका फंक्शन रहता है उतने ही वेरिएबल्स का आपका कंस्ट्रेंट रहेगा। तो मेरा कंस्ट्रेंट भी n वेरिएबल्स का ही रहने वाला है। अब क्योंकि मेरी अजम्पशंस है अभी तक कि मैं सिर्फ एक ही कंस्ट्रेंट पे काम करूंगा और इक्वालिटी कंस्ट्रेंट पे काम करूंगा, तो मैंने जो जनरलाइजेशन किया है उसके अकॉर्डिंग मैंने सिर्फ नंबर ऑफ वेरिएबल्स को इंक्रीज किया है। पहले दो वेरिएबल में ले रहा था, अब मैं n वेरिएबल्स ले रहा हूं, x1, x2, x3, xn। फंक्शन मेरा एक ही है जिसको मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, कंस्ट्रेंट मेरा एक ही है और मेरा अभी भी इक्वालिटी कंस्ट्रेंट है जिसमें वेरिएबल n है। जितने वेरिएबल यहां पर होंगे उतने ही वेरिएबल यहां पे होंगे। सो दिस प्रॉब्लम इज ए वेरी जर्नल प्रॉब्लम। इससे जर्नल भी प्रॉब्लम अभी हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट भी बढ़ा देंगे, लेकिन अभी हम इक्वालिटी कंस्ट्रेंट ही लेके चल रहे हैं। तो ये क्या है? द लैग्रांजेस मेथड फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शन कैन बी इजीली जर्नलाइज। पिछले वाले जो सेक्शन में हमने आपको लैग्रांजियन थ्योरी पढ़ाई थी उसी को हम जर्नलाइज कर रहे हैं। एज बिफोर, associate a Lagrangian multiplier lambda with the constraint and form the Lagrangian function like this। बिल्कुल फंक्शन लिया था हमने माइनस लैम्डा विच इज Lagrangian multiplier into the constraint equality 0। constraint equality 0 मतलब this माइनस c इज इक्वल टू 0। तो constraint equality 0 लेके हमने एक Lagrangian फंक्शन बनाया था L। सो बेसिकली Lagrangian फंक्शन क्या करता है? ऑप्टिमाइज फंक्शन और कंस्ट्रेंट फंक्शन को मिक्स करके कंस्ट्रेंट ऑप्टिमा प्रॉब्लम को अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमा में कन्वर्ट करता है। तो वो हमने कर लिया, बिल्कुल सिंपल था। हमने एक एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा हमने इसको जर्नल किया है। हेयर एफ क्या है? इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कि यूटिलिटी फंक्शन हो सकता है, आपका प्रॉफिट फंक्शन हो सकता है, कॉस्ट फंक्शन हो सकता है, रिवेन्यू फंक्शन हो सकता है। देयर आर सो मेनी विच डिपेंड्स ऑन n वेरिएबल x1, x2, xn। तो पिछले सेक्शन में और इस सेक्शन में मेरे बच्चों सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि पिछले वाले सेक्शन में सिर्फ दो वेरिएबल थे, दो इनपुट वेरिएबल थे, दो डिमांड वेरिएबल थे। यहां पे जो भी है होगा वो n वेरिएबल्स होगा और हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है जो कि इक्वालिटी कंस्ट्रेंट है n वेरिएबल्स के लिए, और जो लैम्डा है वो मेरा लैग्रांज मल्टीप्लायर है एसोसिएटेड विद द गिवन कंस्ट्रेंट g, जो भी आपको दिया गया है। ये जस्ट मैंने अब बात कर दी। फिर वही नॉर्मल द आइडिया बिहाइंड द मेथड, आइडिया बिल्कुल सेम है कि हम सबसे पहले जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट? फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशंस को डिफाइन करके, और फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन इजीली डिफाइन थी। अब क्या कह रहा है? वी कन्वर्ट द कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू एन अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम बाय मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग द लैग्रांजियन एल विद रेस्पेक्ट टू x1, x2, xn एंड लैम्डा। ऑब्वियसली बात है, ये आइडिया हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दो वेरिएबल्स के अंदर कि लैग्रांजियन मल्टीप्लायर थ्योरी क्या करती है, किसी भी कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम को अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम में
कन्वर्ट करती है लैग्रांजियन बना के। बिल्कुल टेंशन नहीं है, ये सारी चीजें बिल्कुल सेम लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? द लैग्रांजियन फंक्शन एल इज कंस्ट्रेंट या कंस्ट्रक्टेड सो दैट एनी मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ एल with respect to x1 x2 and lambda subject to the first order necessary conditions will automatically satisfy the constraint। वो कहता है कि जो लैग्रांजियन जब आप सेटिस्फाई करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकालोगे, पार्शियल डेरिवेटिव करोगे x1 x2 xn और लैम्डा के रेस्पेक्ट में तो ऑटोमेटिकली जो नेसेसरी कंडीशंस होंगी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लैग्रांजियन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू द वेरिएबल्स एंड विद रेस्पेक्ट टू द लैम्डा वो कंस्ट्रेंट को ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेंगे। बस इतना बोला है। दिस जर्नल फ्रेमवर्क अप्लाई टू एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड इज वाइडली यूज इन इकोनॉमिक थ्योरी। चलिए ये तो खैर एक नॉर्मल सी बात होती है, टीचर लिख देता है। तो इस सेक्शन में मैंने आपको पढ़ाया कि मोर जनरल फॉर्म लैग्रांजियन फंक्शंस की, लैग्रांजियन मल्टीप्लायर की होती क्या है। मोर जर्नल में सिर्फ मैंने वेरिएबल्स बढ़ाए हैं, अभी मैंने कंस्ट्रेंट नहीं बढ़ाए हैं। चलिए, तो अब कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस फॉर एन वेरिएबल्स। अगर एन वेरिएबल का केस है तो फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशंस आपकी क्या हो सकती हैं वो देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल। पहली कुछ कंडीशंस कैसे होंगी? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द लैग्रांजियन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू xi इज 0 फॉर ऑल i गोज फ्रॉम 1 to n। क्योंकि मेरे पास जो इनपुट वेरिएबल्स हैं वो n वेरिएबल्स हैं, x1 x2 xn। तो फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन कैसे निकालते हैं आपको पता है। फिर जो लैग्रांजियन मल्टीप्लायर थ्योरी है वो कहती है कि कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगा। तो या तो आप डेल्टा एल बाई डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 0 कर दीजिए तो भी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होगा, या फिर आप अलग से कह दीजिए कि मेरा जो ऊपर वाली इक्वेशंस है वो नीचे वाले कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेंगी। सेम बात है, क्योंकि इससे भी यही रिजल्ट आपका आने वाला है। अब जब सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो मेरे पास बेसिकली कितने वेरिएबल्स हैं? मेरे पास टोटल n+1 इक्वेशंस हैं और n+1 ही वेरिएबल्स हैं। क्यों है? क्योंकि n वेरिएबल्स तो मेरे पास यहां पर है और एक मेरे पास वेरिएबल है लैम्डा, जिसको आप लैग्रांजियन मल्टीप्लायर कह रहे हो। तो ऑब्वियसली बात है, मैथमेटिक्स में इतना आप शायद जानते होंगे कि जितनी लीनियर इक्वेशंस आपके पास होती हैं वो उतने ही वेरिएबल्स का सॉल्यूशन आपको देंगी, या जितने वेरिएबल्स के सॉल्यूशन आपको चाहिए उतनी ही लीनियर इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। तो वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो मैं बना सकता हूं यहां से, है ना। मेरे पास अननोन है x1 x2 xn, एक है लैम्डा। फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशंस कितनी है? n तो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ऊपर से मिलेगी और एक मेरे पास कांस्टेंट है। तो टोटल वेरिएबल भी n+1 है और टोटल इक्वेशंस भी n+1 है। सिस्टम को सोल्व करूंगा, मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। एक ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको थोड़ा गौर से आप एक बार देखिए। जब हम लैग्रांजियन को सोल्व करते हैं, लैग्रांजियन को सोल्व करता है डेल्टा एल बाई डेल्टा xi इज इक्वल टू 0, डेल्टा एल बाई डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 0, जिससे हमारी फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशंस मिलती हैं। ऐसा हम कहते आ रहे हैं, ऐसा हम कहेंगे भी। लेकिन यहां पे एक छोटा सा एक कंट्रावर्सी है। कभी कभी क्या होता है, जितने भी वेरिएबल्स हैं x1 x2 xn, अगर उनके रेस्पेक्ट में मैं कंस्ट्रेंट का पार्शियल डेरिवेटिव करूं तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द कंस्ट्रेंट विद रेस्पेक्ट टू एवरी वेरिएबल xi 0 बन जाता है। तो जिस केस में 0 बन जाएगा उस केस में लैग्रांजियन का जो सॉल्यूशन है वो आपको नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिमा प्रोवाइड नहीं करता है। बस इतना नोट है। हालांकि ग्रेजुएशन लेवल पर ये चीजें डिस्कस नहीं होती, बट फिर भी एक नोट के रूप में मैंने ये चीज लिख दी। क्या लिख दिया? दिस मेथड विल इन जर्नल फेल। गौर से देखिएगा, दिस मेथड विल इन जर्नल फेल टू गिव करेक्ट नेसेसरी कंडीशंस इफ कब ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द कंस्टेंट फंक्शन वैनिश, वैनिश मतलब 0 एट द स्टेशनरी पॉइंट। अगर सारे पॉइंट पर, सारे स्टेशनरी पॉइंट पर आपका जो पार्शियल डेरिवेटिव है कंस्टेंट का वो 0 हो जाता है तो नेसेसरी कंडीशंस जो बन के आएंगी वो वैलिड नहीं होंगी। वो नेसेसरी कंडीशंस की जो ऑप्टिमा की नेसेसरी कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसीलिए जब भी आप लैग्रांजियन थ्योरी का यूज करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कंस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू xi
नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऐसा मैं कह रहा हूं। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 3 वाले केस का आगे चल के। बिल्कुल सिंपल, एक छोटी सी समरी हमने बना दी आपके लिए। क्या बना दी? गिवन मतलब मैक्सिमा मिनिमा करना था अपने इस फंक्शन को, सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट। ओके, लैग्रेंजन बनाया, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन बनाई, सारी इक्वेशंस को सोल्व किया, रिजल्ट मिल गया मुझे। यहां से मुझे ऑप्टिमा मिलने वाला है। लेकिन पॉइंट आपको बता दूं, यहां से जो मुझे मिलेगा ऑप्टिमा, वो नेसेसरी कंडीशन होगा, ना कि सफिशिएंट कंडीशन होगा। बी केयरफुल, दीज आर द नेसेसरी कंडीशन। अब सफिशिएंट कंडीशन 2 वेरिएबल्स के लिए मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं, n वेरिएबल्स के लिए आगे जब हम पढ़ाएंगे आपको तो वहां पे भी बताएंगे। बट कभी भी n वेरिएबल्स के लिए सफिशिएंट कंडीशन आपको चेक करनी नहीं पड़ती एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत छोटा है, उतना टिपिकल और टफ एग्जाम नहीं है आपका। सो दैट्स वाई डोंट वरी। अब मैंने अपनी बात को रखने के लिए एक एग्जाम्पल आपको समझाया, और ये जो एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूं बच्चों, ये एग्जाम्पल आपके PYQ का है। तो एग्जाम्पल 18.10 है। क्या कह रहा है? फाइंड द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन। ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन अगर लिख दिया तो पिछली क्लासेस में मैं बता चुका हूं आपको कि कभी भी आप सफिशिएंट कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी पॉइंट आएगा वो यूनिक आएगा। अब बस ये देख लेना कि एग्जामिनर ने मैक्स पूछा है या मिन पूछा है। तो मैक्स पूछा है तो वही पॉइंट मैक्स होगा, और अगर मिन लिखा होता तो वही पॉइंट मिन होता। अगर नेसेसरी कंडीशन एक से ज्यादा सॉल्यूशन आपको देती, तब आपसे पूछा जाता कि किस पे मैक्स होगा और किस पे मिन होगा। तो वो कह रहा है कि आपको सपोज इस फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना है विद रेस्पेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट। तो बिल्कुल सिंपल है, बस जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो 3 है मेरे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे? सबसे पहले हमने लैग्रांजन सेटअप किया। लैग्रांजन इन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू द फंक्शन माइनस लैम्डा इनटू द इक्वल 0 कंस्टेंट। इक्वल 0 कैसे करेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, उसका मल्टीपल कर देंगे। अब बारी आती है नेसेसरी कंडीशन निकालने की, फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन। तो आपको पता है पार्शियल डेरिवेटिव। मेरे बच्चों, जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे x के रेस्पेक्ट में तो 2x, बाकी चीजें सेम रहेंगी। यहां पे माइनस के लैम्डा बन गया। l को आप पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में करेंगे, बन गया। z के रेस्पेक्ट में करेंगे, बिल्कुल बन गया। फिर आपको एक काम करना है, या तो यहां से इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने के बाद आप कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दीजिएगा, या आप डेल्टा एल बाई डेल्टा लैम्डा को 0 कर दीजिए। दोनों का मतलब सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वो इसी चीज को हमने लिखा है, इफ एनी ऑफ द वेरिएबल एक्स वाई जेड इज 0 देन एक्स स्क्वायर इंटू वाई की क्यूब इंटू जेड इज 0। और ऑब्वियसली बात है, अगर आप फंक्शन को गौर से देखें, एक्स वाई जेड तीनों में से कोई भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तीनों में से कोई भी 0 हो जाएगा तो इस फंक्शन की वैल्यू आपको मिलेगी 0, और 0 इसका मैक्सिमा नहीं हो सकता, क्योंकि 0 के अलावा मेरे पास और बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसकी वैल्यू इससे ज्यादा मिल सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल x की वैल्यू ले लो 1, y की वैल्यू ले लो 1 और z की वैल्यू ले लो 10, तो 0 से ज्यादा मिलेगी ना। तो एक्स वाई जेड में से कोई भी एक भी पॉइंट, एक भी वेरिएबल x और y और z कभी भी 0 नहीं हो सकता, ऐसा मैंने लिखा और आपको समझाया क्यों नहीं हो सकता। विच इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू, सो सपोज दैट एक्स वाई जेड आर कैन नॉट बी 0। मतलब मुझे पता लग गया कि एक्स वाई जेड में से कोई भी 0 नहीं हो सकता। अब मुझे क्या करना है? ऑप्टिमम वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक्स वाई जेड और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है सच दैट जो लैग्रांजन फंक्शन आपने बनाया ये आपको ऑप्टिमम वैल्यू दे सके। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे करते हैं? इस इक्वेशन को अगर आप सोल्व करें, इस इक्वेशन को सोल्व करें, तो ये लैम्डा इज इक्वल टू दिस वन आ जाएगा, यहां से लैम्डा इज इक्वल टू दिस वन आ जाएगा। इसका लैम्डा और इसका लैम्डा बराबर है, इसका मतलब ये वाला जो फैक्टर है वो इस वाले फैक्टर के बराबर हो जाएगा, और देखो कुछ मिल जाएगा। आ गया बेटा। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट टू इक्वेशंस वी हैव 2x y क्यूब इंटू जेड इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड। सोल्व करोगे ये मिलेगा। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर आप पहली दो इक्वेशंस का इस्तेमाल करें, यानी कि ये फैक्टर इसके बराबर करें, तो आपको y की वैल्यू ये मिल जाएगी। फिर अगर आप फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को भी इक्वेट करें, क्यों कर सकते हैं फर्स्ट और थर्ड को? फर्स्ट वाली से लैम्डा ले लीजिए, थर्ड वाली से लैम्डा ले लीजिए, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अगर बराबर हो जाएगा तो हम सोल्व करेंगे z इज इक्वल टू दिस वन।
ठीक है। अब आपको y की वैल्यू मिल गई x के टर्म में, z की वैल्यू x के टर्म में मिल गई। अब इन तीनों को कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इन तीनों को x प्लस वाई प्लस जेड करके कंस्ट्रेंट के अंदर डालूं तो मुझे x की वैल्यू 4 मिलेगी। x की वैल्यू 4 मिलेगी तो y में भी डाल दो, z में भी डाल दो, x y z तीनों का रिजल्ट आ गया। अब ये सॉल्यूशन है यूनिक, तो उसने बोला भी यही है कि जो यूनिक सॉल्यूशन है वो आपको फाइंड आउट करना है, और उसने क्वेश्चन में लिख रखा है कि जो यूनिक सॉल्यूशन है वो मैक्सिमा देगा। तो मुझे सफिशिएंट कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर वो कहता कि ये क्या बनेगा तब मुझे सफिशिएंट कंडीशन लगाने की जरूरत पड़ती, फिलहाल नहीं है। तो वो चीज मेरे बच्चों मैंने रिमार्क में लिखी भी है ना। मैं नोट्स बहुत अच्छे से बनाता हूं ताकि जब बच्चा नोट्स को पढ़े तो उसको किसी की हेल्प की कोई नीड ना हो। हाँ सर हमने पढ़ा, समझ में आया, काम हो गया। देखिए क्या कह रहा है, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव टर्म and the constraint is linear, this stationary point is unique maximum, so the Lagrangian method gives the global optima directly in this case। शायद ये मैंने कभी आपको बताया था कि दुनिया की कोई भी थ्योरी ग्लोबल ऑप्टिमा नहीं देती, हमेशा लोकल ऑप्टिमा देती है। उनमें से ही हम ग्लोबल ऑप्टिमा फाइंड आउट करते हैं। बट कुछ रूल्स हैं, पर्टिकुलर केसेस हैं कि भाई अगर आपका एक फंक्शन है पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा है, वो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइज करना है उसको, और जो कंस्ट्रेंट है वो लीनियर है, और वो अगर यूनिक पॉइंट देता है, सपोज यूनिक मैक्सिमा देता है, तो वही लोकल मैक्सिमा होगा और वही ग्लोबल मैक्सिमा होगा। ऐसा उसने बोला है, बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। अब इसी का मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 18.11 कंज्यूमर प्रॉब्लम। ये ऑब्वियसली जैसे ही इकोनॉमिक्स में हम कंज्यूमर नाम की बात करते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में आता है यूटिलिटी फंक्शन, लेकिन इस सेक्शन के अंदर जो यूटिलिटी फंक्शन मैं लेके चल रहा हूं वो n वेरिएबल्स का है। तो मान लीजिए n वेरिएबल्स का यूटिलिटी फंक्शन है, और बजट कंस्ट्रेंट आपको मैंने दे दिया, बजट कंस्ट्रेंट, बजट इक्वेशन, बजट लाइन, आप जो मर्जी बोलिए। फिर मैंने इन दोनों को मिला के लैग्रेंजन बनाया। बिल्कुल लैग्रेंजन आपकी समझ में आ गया होगा। n वेरिएबल का केस है तो फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशंस बनेगी। पहले तो हर एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, यहां से मुझे n इक्वेशंस मिलेंगी। फिर कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेंगे। कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने का मतलब है डेल्टा एल बाई डेल्टा लैम्डा, मतलब कंस्ट्रेंट आ जाएगा। अब मेरे पास टोटल n+1 इक्वेशंस बनेगी। इन n+1 इक्वेशंस को मैं सोल्व करके रिजल्ट निकालूंगा। जैसे पहले से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू u1 डैश डिवाइडेड बाई p1। यहां से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिलेगी u2 डैश डिवाइडेड बाई p2 अप टू सो ऑन। सारे लैम्डा बराबर होंगे तो सारी कंडीशंस मेरे पास बनती चली गई। ठीक है बेटा। अब यहां से मुझे n+1 इक्वेशंस मिलेंगी, उनको मैं वैल्यू पुट करूंगा और मुझे रिजल्ट आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है न्यूमेरिकल क्वेश्चन n वेरिएबल्स पे नहीं हो सकता, या तो 2 वेरिएबल पे क्वेश्चन आएगा या तो 3 वेरिएबल पे। लेकिन थ्योरेटिकली अगर हमें समझाना होगा तो हम इस तरीके से चीजों को समझा सकते हैं। फिर वही सब बातें मैंने यहां पे लिखी हैं। अपार्ट फ्रॉम द लास्ट इक्वेशन विच सर्व ओनली टू डिटरमाइन द लैग्रांजियन मल्टीप्लायर लैम्डा, वी हैव n-1 इक्वेशंस फॉर n इज इक्वल टू 2 देयर इज 1 इक्वेशंस, मतलब ये पिछले वाले एग्जाम्पल की बात कर रहा है। देयर आर 2 इक्वेशंस एंड सो ऑन। इन एडिशन द कंस्ट्रेंट मस्ट होल्ड। तो वो जो एडिशनल जो इक्वेशंस आपकी आती है जिसको आपको सोल्व करना पड़ता है, जिसको आप n+1th इक्वेशन कहते हो, वो बेसिकली कंस्ट्रेंट को सोल्व करने की इक्वेशन होती है। तो बस उसी चीज को हमने लिखा है यहां पे। तो मैक्सिमाइज यूटिलिटी सब्जेक्ट टू द बजट कंस्ट्रेंट, देन द रेशियो बिटवीन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स प्राइस पर यूनिट मस्ट बी सेम फॉर ऑल द कंडीशन। मतलब जो आपने नेसेसरी कंडीशन बनाई है ये वाली, उसको हमने लैंग्वेज में लिखा है। ये क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल 1, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय द प्राइस। तो मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय द प्राइस का जो रेशो है वो हमेशा सेम रहेगा लैम्डा के बराबर। दीज आर द नेसेसरी कंडीशन। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। अब इसको हम और मोर जर्नल फिनोमिना में ले लेते हैं। एक क्वेश्चन लिया है मैंने, एन इंडिविजुअल परचेज क्वांटिटीज एबीसी, मतलब 3 क्वांटिटीज खरीद रहा है ऑफ 3 डिफरेंट
कमोडिटीज, मतलब 3 कमोडिटीज है मेरे पास एबीसी, और उनके कुछ क्वांटिटीज खरीद रहा है जिनके प्राइस है PQR रेस्पेक्टिवली पर यूनिट। द कंज्यूमर्स एक्सोजीनियस इनकम जो है वो M के बराबर है, और सम कंडीशंस है M इज ग्रेटर देन 2P, कोई बात नहीं। एंड द यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन एज दिस वन, मतलब log यूटिलिटी फंक्शन है, यूटिलिटी ऑफ एबीसी इज log ऑफ A इंटू बी इंटू सी, डजंट मैटर, बिल्कुल सिंपल है। फाइंड द कंज्यूमर्स डिमांड फॉर ईच गुड एज ए फंक्शन ऑफ द प्राइस PQR एंड इनकम M। ऑब्वियसली बात है, कोई भी कंज्यूमर अगर होगा वो जो जिस चीज की भी डिमांड करेगा तो उसका जो डिमांड फंक्शन होगा वो ऑब्वियसली उस कमोडिटी के प्राइस, उसके साथ जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मतलब अनदर कमोडिटीज आप खरीद रहे हो उनके प्राइस और इनकम पे डिपेंड करता है। दूसरा किस चीज पे डिपेंड करता है? कंज्यूमर के प्रेफरेंस पे। तो कंज्यूमर के प्रेफरेंस की रिप्रेजेंटेशन तो उसने दे दी ना बाय द यूटिलिटी फंक्शन, तो आपको पता होगा यूटिलिटी फंक्शन ही कंज्यूमर का प्रेफरेंस होता है। ये चीज थोड़ा सा माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला टीचर आपको ज्यादा डीपली पढ़ाना चाहेगा, क्योंकि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात है। अब सुधीर सर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे, ऑब्वियसली बात है। अगर मैं माइक्रो पढ़ाता तो मैं इसको डीपली डिस्कस करता आपके साथ। तो जो यूटिलिटी फंक्शन होता है वो कंज्यूमर के प्रेफरेंस को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब उसका प्रेफरेंस डिफाइंड हो जाता है, जैसे आज मैंने डिफाइन कर दिया कि लोग एबीसी, तो फिर जो डिमांड होगी वो उस कमोडिटी के प्राइस, अनदर कमोडिटीज के प्राइस और उसकी इनकम के ऊपर डिपेंड करेगी। अब कह रहा है कि शो दैट एक्सपेंडिचर ऑन ईच ऑफ द सेकंड एंड थर्ड गुड, सेकंड और थर्ड गुड मतलब बीसी, इज ऑलवेज इक्वल टू पी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो जिस फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना है वो है log एबीसी, और बजट कंस्ट्रेंट ऑब्वियसली बात है आपके सामने है, ऑब्वियसली ये तो बहुत सिंपल है। क्या बनाया मेरे बच्चों? लैग्रेंजन बना दिया। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है? इसका डेरिवेटिव करेंगे ए के रेस्पेक्ट में तो 1/a, यहां से जब हम ए के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस के लैम्डा पी लिख दिया। सिमिलरली बी के रेस्पेक्ट में, सिमिलरली सी के रेस्पेक्ट में। लैम्डा के रेस्पेक्ट में करने की कोई जरूरत नहीं होती, वो सीधा सीधा कंस्टेंट लिखा होता है, ये मैंने बताया अभी। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगी, फोर्थ वाला कंस्टेंट रहेगा। इसको थोड़ा और सोल्व करो तो ए की वैल्यू 1/λ p, बी की वैल्यू 1/λ q, सी की वैल्यू 1/λ r। अब एबीसी को अगर हम इस कंस्टेंट में डाल दें, है ना, यहां से लैम्डा ए इतना, लैम्डा बी इतना, लैम्डा सी इतना, अगर मैं ये इस कंस्टेंट में इक्वेशन डाल दूं तो मुझे सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। लैम्डा की वैल्यू मिलेगी तो मैं उस लैम्डा की वैल्यू को यहां पे डाल दूंगा, ए मिल जाएगा, सेकंड में डाल दूंगा बी मिल जाएगा, और थर्ड में डाल दूंगा सी मिल जाएगा। ये रहा मेरे बच्चों, ए मिल गया, बी मिल गया और सी मिल गया। बिल्कुल सिंपल, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो QB इज इक्वल टू RC वाली कंडीशन थी M/3 विच इज PA, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है ऑन ईच ऑफ द सेकंड एंड थर्ड गुड इज ऑलवेज इक्वल टू P। सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। तो कई बार हमें ऐसा मिल जाता है क्वेश्चन टफ नहीं आता है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और जो कुछ इक्वेशंस आपकी बन जाती हैं वो इजीली सोलेबल होनी चाहिए। तो वो इजीली सोलेबल हो जाती है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। बस ये दिमाग में रखिए, क्या आपको पता है ना कि आप कर क्या रहे हो, किस टाइप का क्वेश्चन है, आपसे पूछा हुआ क्या है, कभी कभी कुछ लिखने के लिए बोल देता है, तो आपको समझ होनी चाहिए। अब मेरे बच्चों इसी को थोड़ा हम एक्सटेंड करते हैं, मोर जर्नल लैग्रेंजन प्रॉब्लम को ही। अब हमने इसको थोड़ा और जर्नल कर दिया। क्या कर दिया? द जर्नल केस मल्टीपल कंस्ट्रेंट, कुछ नहीं, पिछले वाली बात को थोड़ा एक्सटेंड किया। अब आपके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको आपको ऑप्टिमाइज करना है, n वेरिएबल्स हैं, या तो मैक्सिमाइज करोगे या तो मिनिमाइज करोगे, लेकिन इस बार जो कंस्ट्रेंट है वो बहुत सारे हैं। कितने कंस्ट्रेंट है? m कंस्ट्रेंट है। कितने कंस्ट्रेंट है? m कंस्ट्रेंट है। वेरिएबल कितने हैं? n वेरिएबल है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, अभी भी सारे कंस्ट्रेंट इक्वालिटी में है, चाहे n हो चाहे m हो, सारे के सारे कंस्ट्रेंट जो है अभी भी वो इक्वालिटी कंस्ट्रेंट है। तो मैंने बहुत सारे कंस्ट्रेंट ले लिए। अब बात अगर हम करें लैग्रांजन मल्टीप्लायर की, तो शायद मैंने आपको बताया था कि लैग्रांजन मल्टीप्लायर में जो लैग्रांजन मल्टीप्लायर होता है लैम्डा, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमाइजेशन सिचुएशन का इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको दिया है, जो भी उसकी ऑप्टिमम वैल्यू आएगी, उसका उस पर कितना इंपैक्ट है कोरस्पॉन्डिंग कंस्ट्रेंट का। तो λ1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? λ1 रिप्रेजेंट करेगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमम वैल्यू पर
C1 का कितना इंपैक्ट है, C2 का कितना इंपैक्ट है, Cm का कितना इंपैक्ट है। C1 मतलब पहले कंस्ट्रेंट का कितना इंपैक्ट है, दूसरे कंस्ट्रेंट का कितना इंपैक्ट है, mth कंस्ट्रेंट का कितना इंपैक्ट है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहा है कि अगर हम मोर जनरल लैग्रांजन फंक्शन बनाएं तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, जितने कंस्ट्रेंट है उतने लैम्डाज होंगे, बिल्कुल सेम बनेगा। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन माइनस लैम्डा जे इंटू जेथ कंस्ट्रेंट इक्वालिटी, सबका समीशन ऑब्वियसली। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन बिल्कुल सेम। डेल्टा एल बाई डेल्टा जो लैम्डा बनेगा, पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन बन गई बहुत सारी। अब कितनी इक्वेशंस बनेगी, n प्लस m इक्वेशंस बनने वाली हैं। क्यों? क्योंकि n तो वेरिएबल्स के लिए बनेगी और m आपके पास लैम्डाज होंगे। बिल्कुल सिंपल, थोड़ा सा मोर वाइड कर दिया मैंने सिचुएशन। ये जो सवाल आपके सामने लिया है मैंने, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामों में इस टाइप का आ जाता है। बिल्कुल सिंपल है। कह रहा है कि सोल्व दिस प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज मिनिमाइज। 3 वेरिएबल हैं लेकिन इस बार 2 इक्वालिटी कंस्ट्रेंट है। कुछ नहीं करना, लैग्रांजन बनाइए, फंक्शन ले लिया, माइनस लैम्डा 1 पहला कंस्ट्रेंट, माइनस लैम्डा 2 दूसरा कंस्ट्रेंट। पार्शियल डेरिवेटिव करो एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में, और दोनों कंस्ट्रेंट रखो। कंस्ट्रेंट नहीं रखना चाहते तो पार्शियल डेरिवेटिव करो लैम्डा 1 के रेस्पेक्ट में, ये कंस्ट्रेंट आ जाएगा। एल का पार्शियल डेरिवेटिव करो लैम्डा 2 के रेस्पेक्ट में, ये कंस्ट्रेंट आ जाएगा। जैसे मर्जी आप करिए। अब इन इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आप अगर सोल्व करेंगे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के रेस्पेक्ट में, तो लैम्डा 1 की वैल्यू ये आ जाएगी और लैम्डा 2 की वैल्यू ये आ जाएगी। नाउ दीज एक्सप्रेशन फॉर लैम्डा 1 लैम्डा 2 इनटू इक्वेशन नंबर 5। अब इन दोनों को आप इक्वेशन नंबर 5 में डाल दीजिए तो मेरे पास एक एक्स वाई जेड की टर्म में एक रिलेशन आ जाएगा। इस रिलेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 2 यानी कि जो कंस्टेंट है वहां पे अगर मैं डाल दूंगा तो मुझे एक्स वाई जेड की सेपरेट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बेटा। अब जैसे ही आपको एक्स वाई जेड की सेपरेट वैल्यू मिलेगी, आप एक्स वाई इसमें डालिए लैम्डा 1 आ जाएगा, एक्स वाई इसमें डालिए लैम्डा 2 आ जाएगा। ये पांचों वेरिएबल आ गए आपके पास। बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसा जो है प्रॉब्लम नहीं है, या कोई ऐसा टिपिकल सिचुएशन मुझे नहीं लग रही आपके सामने है। तो आज मैं इस क्लास में इतना ही लूंगा। 18.5 यानी कि पूरा सेक्शन मैंने आपको पढ़ाया। तो इस सेक्शन में कोई ज्यादा टिपिकल टास्क नहीं है, हमने सिर्फ वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कराया है कि 2 वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ना होके n वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। और लास्ट में हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो 2 से ज्यादा हो ही सकते हैं, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट भी 1 से ज्यादा हो सकते हैं, तो उसको भी सिमिलर प्रॉब्लम रहेगी। अब इसी चीज को हम अगले सेक्शन में कंटिन्यू करेंगे मेरे बच्चों। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपके, जो हमने असाइनमेंट दिया है, उसके सॉल्यूशंस की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो वीडियोस हैं ये सिर्फ थ्योरेटिकल वीडियोस हैं कि पहले आप समझ लीजिए कि हमें करना क्या है, लैग्रांजन मल्टीप्लायर होता क्या है या कैसे काम करता है। होप सो मेरे बच्चों समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।